गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका यानी लेजिस्लेचर। विधायिका का अर्थ होता है, आप समझें कि टॉपिक है आज हमारा विधायिका। विधायिका का मतलब होता है विधान बनाने वाली संस्था। विधान का अर्थ हुआ कि नियम बनाने वाली संस्था, यानी हमारे देश में नियम कानून कौन सी संस्था बनाती है, यही पढ़ेंगे विधायिका के तहत। यानी हमारे देश में विधायिका कितने तरह की है, यानी हमारे देश में कानून कैसे बनाया जाता है। कहते हैं ना कि कानून है, ये हमारे संविधान ने कहा है, ये पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है। तो हमारे देश में कानून कैसे बनता है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, विधायिका जो है हमारे देश में दो तरह की होती है, यानी लेजिस्लेचर दो तरह की है। एक को कहते हैं हम संघीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका। संघीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका, इसी को हम संसद कहते हैं। संघीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका यानी कि जो हमारे केंद्र में है उसे हम संसद कहते हैं। क्लियर कि विधायिका की को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। दो तरह की विधायिका हमारे यहाँ काम करती है। एक को कहते हैं संघीय विधायिका के या केंद्रीय विधायिका या संसद, यानी कि ये जो कानून बनाने वाली संस्था हमारे पास है उसका नाम संसद है, जो केंद्र में काम करती है, यानी संघ में। संघ कहने का मतलब केंद्र हुआ, यानी कि यह कहाँ पे है, दिल्ली में है। यह किसके लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। क्लियर, यानी जो संघीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका है, यानी संसद है, यह पूरे देश के लिए कानून बनाती है। क्लियर। और विधायिका का दूसरा हिस्सा जो है इसे हम विधानमंडल कहते हैं। दूसरी तरह से जो विधायिका है ये विधानमंडल है। एक तो हमने देखा केंद्रीय विधायिका संसद, और विधानमंडल जो है ये कहाँ होता है, ये स्टेट में होता है। कहाँ होता है, स्टेट में। यानी ये स्टेट विधायिका को, यानी ये स्टेट में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। तो आप समझ गए कि विधायिका जो है हमारे देश में दो स्तर पे काम करती है। एक को कहते हैं केंद्रीय विधायिका और दूसरे को कहते हैं राज्य विधायिका। जो राज्य केंद्रीय विधायिका है इसे हम संसद कहते हैं और राज्य विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। आप लोग समझ गए। अब देखिए, केंद्रीय विधायिका के हम लोगों ने देखा दो हिस्सों में देखा, संसद और विधानमंडल। अब देखते हैं कि ये संसद जो कानून बनाती है इसमें संसद में कौन कौन से लोग हैं। तो देखिए, संसद कहने का तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के ये तीन अंग हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी संसद जो ये कानून बनाती है इन्हीं तीनों लोगों के द्वारा कानून बनाया जाता है। कहाँ, केंद्र में। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जो शेड्यूल पढ़ा था संविधान की अनुसूचियाँ, उसमें याद करिए कि 7वीं अनुसूची में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। 7वीं अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ा था शक्तियों का विभाजन। याद है कि 7वीं अनुसूची में हमने शक्तियों का विभाजन पढ़ा था, और शक्तियों के विभाजन के तहत हम लोगों ने क्या देखा था कि 3 तरह की सूचियां थी। 7वीं अनुसूची 3 तरह की सूचियां थी। एक को कहते थे संघ सूची, दूसरे को राज्य सूची और तीसरे को समवर्ती सूची। ये जो 3 तरह की सूची थी इसमें हमने देखा था कि संघ सूची में कुछ विषय थे, यानी 100 विषय, पहले 97 थे अब 100 हो गए थे। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब ये 61 हो गए। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो 52 हो गए थे। इसी में यानी कि संघ सूची में जो 100 विषय हैं इन पर कानून कौन बनाता है, इन विषयों पर तो संसद बनाती है। क्लियर हुआ कि संसद जो है ये कानून बनाती है संघ सूची के विषयों पर।
ये तो समझ गए। अब ये कानून कैसे बनता है, तो या तो लोकसभा नहीं तो राज्यसभा में बिल लाया जाता है, यानी जिस वजह से आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान में एक परिवर्तन किया गया, नया कानून बना, जिसे हम कहते हैं कि जनरल को 10% का आरक्षण दिया गया। यानी जब संविधान में, ये भी कानून नया कानून है, लेकिन ये कानून कैसे बना है, संविधान में संशोधन कर कर। तो संविधान में कानून बनाने की दो प्रक्रिया होती है संसद में। एक को कहते हैं विशेष बहुमत से कानून पारित होता है, बनता है। कुछ भी जैसे संविधान में संशोधन करके कोई कानून बनाना हो तो विशेष बहुमत लाएंगे। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। और यदि दूसरा होता है सामान्य बहुमत, तो जब किसी भी कानून को यदि हम पास कराना चाहते हैं, कोई नया नियम बनाना चाहते हैं, तो संसद जब बनाएगी तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों भी किसी भी सदन में अपना इस कानून को लाएगी, और इस सदन द्वारा पहले लोकसभा जिस सदन में लाया जाएगा पहले वो सदन पास कर देगी, फिर दूसरे सदन में वो जाएगा। सदन मीन्स ये समझने के लिए एक रूम समझें कि इस सदन के, यानी इन लोगों ने, इस सभा के लोगों ने इसे पास कर दिया, उसके बाद इस सभा में जाएगा, ये पास कर देंगे, इसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, और महामहिम राष्ट्रपति साहब जब इस कानून पर सिग्नेचर कर देंगे तब जाकर यह कानून बन जाता है और हमारे देश में इसे लागू किया जाएगा। तो ये समझ गए कि केंद्र स्तर पर कैसे कानून बनता है। इसी तरह से जो दूसरी विधायिका है, जो दूसरा विधान बनाने वाली संस्था है हमारे देश में, उसे हम कहते हैं विधानमंडल। और यह विधानमंडल कहाँ होता है, तो हर राज्य में ये विधानमंडल होता है। अब जैसे हम लोगों ने संसद के 3 अंग देखे कि ये संसद जो कानून बनाती है कैसे, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के माध्यम से। इसी तरह हमारे राज्यों में जो विधानमंडल है, तो विधानमंडल के भी 3 हिस्से होते हैं। पहला राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। क्लियर? यानी कि विधानसभा, अब देखें कि जो ये आप लोग जो देख रहे हैं कि राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, तो भारत के सभी स्टेटों में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में अब 2 केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, विधानसभा है। क्लियर? अब ये समझ गए कि यदि जिन स्टेटों में विधान, मान लीजिए नहीं है विधान परिषद, वहाँ केवल विधानसभा कानून बनाती है और उस पर राज्यपाल सिग्नेचर कर देते हैं। राज्यपाल साहब के सिग्नेचर के बाद वह कानून बनकर तैयार हो जाता और देश उस राज्य में लागू होता है। अब यहाँ देखेंगे केंद्रीय विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को था, जो केंद्रीय संघ सूची के 100 विषय थे। जो राज्य सूची, जो समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची दी गई है, तो ये विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप समझ गए हैं कि भारत में 2 तरह की विधायिका होती है। विधायिका का अर्थ होता है देश में कानून बनाने वाली संस्था। ये 2 तरह की होती है। एक को कहते हैं, बिल्कुल ये 2 हो गई, एक को हम संसद कहते हैं और दूसरे को विधानमंडल। ये बिल्कुल समझ गए हैं। संसद के 3 अंग हैं जो समझ गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह से विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। कोई भी कानून राज्य विषय का कानून होगा तो विधानमंडल बनाएगा, और संघ सूची का विषय होगा तो संसद बनाएगी। सामान्य जानकारी यही है। अभी यानी यहाँ इस क्लास में हमें आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि आप यह समझें कि देश में
विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था कितने तरह की है? तो दो तरह की, एक केंद्र में होती है, दूसरे राज्य में होती है। केंद्र वाली संस्था को संसद कहते हैं जो दिल्ली में है, और राज्य वाली संस्था को विधानमंडल कहते हैं जो कि राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, अक्सर राज्य की राजधानियों में ही होती हैं। क्लियर? अब देखेंगे कि हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इनका ये अंग कौन कौन सी हैं। अब देखेंगे कि ये जो संस्था है, जैसे यहाँ से पहले अब केंद्रीय विधायिका से हम शुरू करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? संसद। अब हम देखेंगे कि जो संसद है तो संविधान में अनुच्छेद हैं, आप जानते हैं 395 अनुच्छेद हैं। तो किस संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि ये संसद के गठन की बात करता है? तो अनुच्छेद 79, देखिए याद करना बहुत ईजी है। यहाँ संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत है। कितना? 79। उसके बाद से अब ये तीन को हम याद करेंगे बिल्कुल एक साथ। संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80 यानी 80, और लोकसभा का गठन 81 यानी 79, 80 और 81 बिल्कुल क्रम से ही है। संसद का गठन 79 है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के तहत गठन है, और लोकसभा का 81 के तहत। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे विश्वास है कि आप याद कर गए होंगे कि ये संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत, राज्यसभा का गठन 80 के तहत और लोकसभा का गठन 81 के तहत। राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति के पद के विषय में किस अनुच्छेद के में वर्णित है? तो 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर? तो हमने देखा संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 79। राज्यसभा का गठन किसके तहत? तो 80 यानी 80, और लोकसभा का गठन 81। अब ये केवल आपको अलग से याद करना है, राष्ट्रपति वो 52 अनुच्छेद है। क्लियर? तो ये अनुच्छेद पूछा जाता है कि भारतीय संसद का गठन अनुच्छेद किसके तहत है? 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। इसी तरह से देखें, यहाँ भी आपको याद करने में आसानी है। यहाँ जो है, यहाँ देखें अनुच्छेद विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? 68, और विधान परिषद का यानी 68 कहने का मतलब 168, अनुच्छेद 168 यानी आर्टिकल 168 के तहत विधानमंडल की व्यवस्था की बात संविधान कहता है। उसके बाद से हम देखते हैं विधान परिषद। अब देखेंगे वहाँ हमने देखा 79, ठीक है, 80 और 81। यहाँ देखेंगे 169, 168, 169 और 170 बिल्कुल लाइन से है। विधानमंडल का गठन 169 के तहत और विधान परिषद का गठन 169 के तहत, और विधानमंडल का 168 विधानमंडल का गठन 168 के तहत और विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत और विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत। तो मुझे विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो संसद का गठन जो है वो 79 के तहत, यानी अनुच्छेद 79 जो है यह कहता है कि संसद के गठन के विषय में वर्णित करता है। अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के विषय में, और अनुच्छेद 81 जो है यह लोकसभा के विषय में। क्लियर? इसी तरह से अनुच्छेद 168 विधानमंडल के विषय में कहता है, 169 विधान परिषद के विषय में कहता है, और 170 विधानसभा के विषय में कहता है। अब राज्यपाल देखा कि विधायिका जो हमारी हैं, लेजिस्लेचर जो है ये दो तरह की है, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट और संसद और विधानमंडल। क्लियर? यानी विधानमंडल, लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट। क्लियर? लेजिस्लेटर दो तरह का, फर्स्ट पार्लियामेंट और दूसरा लेजिस्लेटिव। तो यहाँ तक हम समझ गए
कि ये हमारी विधायिका जो है ये दो तरह की है। ये संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, इसका गठन भी समझ लिए किस अनुच्छेद के तहत। अब हम पढ़ेंगे कि जो सदस्य संख्या है, अब ये राज्यसभा के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद से हम एक एक टॉपिक करके आगे डील करेंगे। राज्यसभा में की क्या स्थिति है, राज्यसभा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके सदस्यों की योग्यता क्या होती है, ये हम अलग से एक क्लास लेंगे। इस क्लास में हम आपको राज्यसभा के विषय में डिस्क्रिप्टिव जानकारी देंगे। उसके अगली क्लास में लोकसभा, फिर विधानसभा और विधान परिषद की जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो इसमें राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 550 है। कितनी है? 550। समझेंगे आराम से। ये सदस्य संख्या कैसे निश्चित की जाती है? तो जनसंख्या के आधार पर। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या भारत की जनसंख्या 2011 में जो जनगणना रिपोर्ट आया, जिसमें हम कहते हैं, आप लोगों को याद कराया होगा कि भारत की जनसंख्या 12, 10, 85, 49, 77 है, क्या इस जनगणना के आधार पर यह सीट तय की गई है? नहीं। 1971 की जनगणना के आधार पर यह सीट तय किया गया था। क्लियर? किस जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा में सीटों की संख्या 285 निश्चित की गई थी। और यह कब तक रहेगी 85? 2025 तक यही सदस्य संख्या रहेगा। इसमें अधिकतम राज्यसभा में सदस्य 285 ही रह सकते हैं। कब तक? 2025 तक। किस वर्ष की जनगणना पर यह सीट तय की गई है? 1971 की। ये कब बढ़ाया गया था? तो एक संविधान संशोधन 84 किया गया, और संविधान संशोधन 84 के तहत यह कह दिया गया कि 2025 तक इस सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब इसमें से देखेंगे कि 238 सदस्य हैं, ये कहाँ से आते हैं? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन कर आती हैं। टोटल 250 अधिकतम है यह। इसमें से 238 कहाँ से? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। और 12 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, इनका मनोनयन होता है, यानी राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के प्रतिष्ठित लोगों को इस सभा में मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति साहब। अब देखेंगे कि जो राज्यसभा है, इसमें ये अधिकतम तो हमने पढ़ लिया कि 250 है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछेगा आपसे, तो क्या कहेंगे? 245 है। कितनी है? 245। राज्यसभा में यदि आपसे पूछा जाए अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, तो 250। क्लियर? राज्यों से कितना अधिकतम? 238। मनोनयन कितना? 12। वर्तमान में पूछेगा कि अभी क्या स्थिति है, तो 245। अब ये 245 है, इसमें क्या स्थिति है? तो 245 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर लोग आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे प्रत्येक राज्यों का और 12 लोगों का मनोनयन होता है, यानी 233 लोग अभी चुन कर आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 लोगों का मनोनयन होता है। अब आपके प्रश्न दिमाग में यह प्रश्न होता होगा कि ये 5 लोग कहाँ चले गए, इनका चयन क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो यूटी के लिए हमने, यानी केंद्र शासित राज्यों के लिए जो सीटें हमने निश्चित की थी,
जितनी जनसंख्या पर एक सीट आने थी, उस राज्य ने, उस केंद्र शासित प्रदेश में उतनी जनसंख्या नहीं थी। इसलिए जनसंख्या की कमी होने के कारण वहाँ से सदस्य नहीं आते हैं। यानी जनसंख्या कम होने के फलस्वरूप 5 सदस्य चुनकर नहीं आ रहे हैं। कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। यह समझ में आ गया होगा क्यों नहीं हो रहा है। अधिकतम कितना हो सकता है? 250। वर्तमान में कितना है? 245। राष्ट्रपति मनोनयन कितना करते? 12। राज्यों और केंद्र शासित से कितने लोग आते हैं? 233। तो मुझे विश्वास है कि आप राज्यसभा के विषय में समझ गए होंगे। अब यहाँ एक बात आपको थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। राज्यसभा पर हम पूरा लेक्चर आपको देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा राज्यसभा को समझ लेना है कि सीट क्या है। अब ये जो राज्यसभा है, इसमें सदस्य की योग्यता जो है, आयु कितनी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए? 30 वर्ष। यहाँ देखें, इसे याद करना बड़ी इजी है। यहाँ लोकसभा में आयु होनी चाहिए 25 वर्ष व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने के लिए, राज्यसभा में 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना आसान है। यहाँ अनुच्छेद हम देखे थे, संसद का अनुच्छेद 79, लोकसभा के लिए अनुच्छेद है 80, राज्यसभा के लिए अनुच्छेद है 80 और लोकसभा के लिए 81। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए अब क्रम में देख लेंगे 30 और राष्ट्रपति 35। राज्यसभा में सदस्यों का संख्या आपने देख लिया। आगे हम ये भी पढ़ेंगे, राज्यसभा अस्थाई सदन है, लोकसभा अस्थाई सदन है। ये सब अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा यहाँ ये समझने का प्रयास करते हैं कि राज्यसभा में हमने तो सदस्य समझ लिया, ये लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए, लोकसभा में जैसे हमने देखा था, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हमने देखा और पढ़ा कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती थी। इसी तरह से लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। क्लियर। ये 550 जो हैं कहाँ से लिए जाते हैं? तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से ये चुन कर आएंगे। इनका इलेक्शन होगा और ये चुन कर आएंगे। जैसे आज देख रहे होंगे, आजकल एमपी का इलेक्शन का हल्ला आपने सुन रहे होंगे। जो आप एमपी हैं, यही आते हैं लोकसभा में चुनकर। तो ये अधिकतम संख्या 550, तो 552, यानी 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आएंगे और 2 लोगों का मनोनयन होगा। ये 2 लोग कौन हैं जिनका मनोनयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय इन 2 लोगों का मनोनयन हमारे लोकसभा में करेंगे। ये 2 लोग कैसे हैं? ये एंग्लो इंडियन हैं। ये कौन है? एंग्लो इंडियन। यानी एंग्लो इंडियन कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे लोग जो यूरोपीय कंट्री के थे, लेकिन भारत के महिलाओं से, यदि महिला हैं तो पुरुष से और पुरुष हैं तो महिला से शादी कर और भारत की नागरिकता प्राप्त कर भारत में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगेगा कि एंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तो पावर है इन्हें 2 लोगों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति। तो हमने देखा कि अधिकतम संख्या 552 थी। ये भी जो है किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर तय किया गया? 1971 की। कब तक रहेगा? 2025 तक सदस्य संख्या यही रहेगी। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये आधार क्या था? जनसंख्या। किस वर्ष का? 1971 का। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? तो वर्तमान में स्थिति जो है, लोग वर्तमान में देखेंगे अधिकतम संसद सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। वर्तमान में क्या है? 545 है। कितने हैं? तो 543। यानी ये लोग कहाँ से चुनकर आते हैं? 543 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से 2 लोगों का मनोनयन होता है। अब देखेंगे कि इसमें से जो है
इसमें कहा गया था, ये जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, इसे डिलीट करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अब कि आप लोगों ने जो देखा यहाँ 550, 552, ये 552 जो सदस्य थे, इसमें हम लोगों ने देखा था कि 550 राज्य और केंद्र शासित से आते थे। अब इसमें भी देखेंगे कि 530 सदस्य राज्यों से आने थे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 लोगों का मनोनयन होना था 552 में। क्लियर। अब देखेंगे कि वर्तमान में स्थिति जो हुई 545 की, तो इसमें वर्तमान में क्या हुआ, यहाँ भी हम देखते हैं 543 और 2, इसमें जो है 13 सदस्य ही कहाँ से चूज करके आते हैं, जो 20 सदस्य चूज, ये 530 तो राज्यों से आज भी आते हैं। क्लियर। ये स्टेट है, राज्य हैं, लेकिन जो ये केंद्र शासित राज्य हैं, ये केंद्र शासित जो 20 संख्या दी गई थी और स्टेटों से 530, तो केंद्र शासित राज्यों में हमने यहाँ भी देखा था कि राज्यसभा में जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ 5 सीट कम आती है, इसीलिए आज इसकी संख्या 545 वर्तमान में। यहाँ हम देखते हैं कि जो 20 थी जो केंद्र शासित प्रदेश से आने वाले थे लोकसभा में, ये केंद्र शासित राज्य से 13 सदस्य ही आती हैं, यहाँ भी 7 सदस्य कम हैं। इसीलिए वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545। समझ में आ गया। अब मुझे विश्वास है कि यह टॉपिक आप समझ गए होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या स्थिति है। अब इधर हम देखेंगे कि वर्तमान में यहाँ नोट कर देते हैं, सदस्य संख्या 545 है, और इस 545 में से 2 मनोनयन है, और अगर यहाँ भी हम देखेंगे तो 530 और ये क्या है 13। क्लियर। अब इधर देखें, ये हमने संसद को पढ़ा। अब इसमें थोड़ा सा इसमें जिक्र कर लेते हैं। राज्यपाल को हम अलग से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे, ये पूरे टॉपिक अलग से हम एक एक क्लास पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। क्लियर। अब देखेंगे कि हम यहाँ विधान परिषद हमने कहा था कि भारत के इसकी सदस्यों की संख्या देखी थी कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितना 250। यह संख्या कैसे निर्धारित की गई है, तो जनसंख्या के आधार पर। अब क्या आज की जनसंख्या 2011 के तो नहीं, किस साल की जनसंख्या के आधार पर यह सीट तय की गई है, तो 1971 की जनगणना में जो जनसंख्या भारत की थी उसी के आधार पर 250 निश्चित की गई है अधिकतम। लेकिन वर्तमान में यह संख्या कितनी है, तो वर्तमान में यह संख्या कितनी है, तो 245। क्लियर। अब 250 में कैसे होते हैं, 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी ये स्टेट और यूटी से होंगे। उसके बाद से 12 सदस्यों का मनोनयन जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा, इन 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर। अब यहाँ हम फिर देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति, तो 245, कितना 233 राज्य और केंद्र शासित से और 12 का मनोनयन। तो क्यों ये 245 हो गया, तो हम ये जानते हैं कि जो केंद्रीय शासित प्रदेश थे, राज्य हैं, वहाँ पे जितनी जनसंख्या एक सीट के लिए चाहिए उतनी नहीं है, इसलिए 5 कम है। क्लियर। अब यही स्थिति हम देखते हैं लोकसभा में, और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
552 होनी चाहिए। क्लियर, 552 होनी चाहिए। अभी तो 550 जो हैं राज्यों और केंद्र शासित से चुनकर आते हैं और 2 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति साहब करते हैं। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते हैं। क्लियर, अब ये 550 कहाँ से आते हैं? राज्यों और केंद्र से। अब वर्तमान में क्या स्थिति है? तो 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 जो है राज्य और केंद्र शासित से चुन कर आते हैं और 2 का मनोनयन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप लोगों ने वहां राज्यसभा में देखा था कि जनसंख्या जो केंद्र शासित प्रदेश की है वो कम है, यानी कि ये 550 में 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई थी, यूटी को, जिसमें से जनसंख्या नहीं होने के कारण मात्र अभी 13 आते हैं। इसीलिए ये संख्या 543 है और 2 मनोनयन 45। अगर 7 बढ़ जाएंगे जनसंख्या के आधार पर तो क्या होगा? ये भी वही हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर विधानसभा।